आइए दोस्तों, आज जानते हैं सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल, उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेरभाई पटेल। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में। उनका कार्यकाल 15 दिसंबर 1950 तक। भारत के एक स्वतंत्र सेनानी थे तथा राजनेता थे। उन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जाने जाते हैं। सरदार का अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की महान चुनौती को उन्होंने सफलतापूर्वक हल किया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। पटेल जी का जन्म नडियाद, गुजरात में एक लेवा पटेल या पाटीदार जाति में हुआ था। वे झवेरभाई पटेल एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थी। सोमाभाई, नरसीबाई और विठ्ठलभाई उनके अग्रज थे, यानी कि बड़े भाई थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में उन्होंने वकालत की। महात्मा गांधी के विचारों से वो प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान था 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड यानी डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब ये स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। दूसरा कार्य बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों का मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराया और उसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा कर ही रहेगी और हम सबको स्वराज्य की मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। आज़ादी के बाद यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थी, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा और इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंप दिया, किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्वक ही रहे। इसके चलते हुए अक्सर दोनों ने भी अपनी पद का त्याग करने की धमकी दे दी थी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों या राज्यों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून खराबे संपादित कर दिखाया। यहाँ पे छोटे छोटे एक संस्थानों थे, वो संस्थानों खुद का राज्य करते थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत का एकीकरण करने के लिए ऐसे सब संस्थानों को एकत्रित करने की जरूरत थी और इस एकीकरण को करके दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 1950 में उनका देहांत हुआ। इसके बाद नेहरू का कांग्रेस के अंदर बहुत कम विरोध शेष रहा। जानते हैं देशी राज्यों का एकीकरण यानी रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता के समय भारत में
565 यानी 562 देसी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में ही विपिन मेनन के साथ मिलकर कई देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। पटेल और मेनन ने देसी राज्यों को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वो पाकिस्तान के समीप नहीं था। वहाँ के नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। वो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निज़ाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन में स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करने लगा। पटेल जी चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगवादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल को अखंड भारत का बनाने का सपना पूरा हो गया। यानी कि अखंड भारत का सरदार पटेल जी का सपना साकार हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। जब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहाँ लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आइए जानते हैं अभी गांधी, नेहरू और पटेल जी के बारे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल में आकाश पाताल का अंतर था। यद्यपि दोनों ने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी, परंतु सरदार पटेल वकालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत आगे थे तथा उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेहरू प्राय सोचते रहते थे, सरदार पटेल उसे कर डालते थे। नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, पटेल शास्त्रों के पुजारी थे। पटेल जी ने भी ऊंची शिक्षा पाई थी, परंतु उनमें किंचित भी अहंकार नहीं था। वे स्वयं कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी। मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में, गरीब किसान के खेतों में और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांव की गंदगी तथा जीवन से चिढ़ थी। पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे तथा समाजवादी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसी न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्य का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा
भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपना एक थैला उठाया, वीपी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। वे उड़ीसा पहुंचे। वहां के 23 राजाओं को कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुंचे। यहाँ के 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जब कोई इनसे मिलने जाता तो तोप छोड़कर सलामी दी जाती थी। पटेल ने इन राजाओं की बादशाहत को आखिरी सलामी दी। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुंचे। वहाँ 250 रियासतें थी। कुछ तो केवल 20-20 गांव की रियासतें थी। सबका एकीकरण किया। एक शाम मुंबई पहुंचे, आसपास के राजाओं से बातचीत की और उन्हीं की राज सत्ता अपने थैले में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब गए। पटियाला का खजाना देखा तो खाली था। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की। सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा कि क्या मर्जी है? राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़कर उस लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इन 3 रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को मिलाया गया तथा जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया। न कोई बम चला, न कोई क्रांति हुई, जैसा कि डराया जा रहा था। जहाँ तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में ले लिया। परंतु यह सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद क्षुब्ध थे, यानी वो रेडी नहीं थे। निसंदेह सरदार पटेल द्वारा यह 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था। रियासतों की समस्या जितनी अटिल थी, जिसे केवल तुम ही हल कर सकते हो। यद्यपि विदेश विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परंतु कई बार उप प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उनका आना जाना होता था। उनकी दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में पटेल ने चीन तथा उसकी तिब्बत के प्रति नीति से सावधान किया था और चीन का रवैया कपटपूर्ण तथा विश्वासघाती बतलाया था। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं, भावी शत्रु की भाषा कहा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पंडित नेहरू सहमत न थे। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं, भावी शत्रु की भाषा कहा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पंडित नेहरू सहमत न थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली 2 घंटे की कैबिनेट बैठक में लंबी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार पटेल ने केवल इतना ही कहा, क्या हम गोवा जाएंगे? केवल 2 घंटे की बात है। नेहरू इससे बड़े नाराज हुए। यदि पटेल की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती थी।
अनेक विद्वानों का यह कथन था कि सरदार पटेल बिस्मार्क की तरह थे, लेकिन लंदन के टाइम्स ने लिखा था बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती है। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत और नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदय के सरदार थे। आइए जानते हैं उनके लेखन कार्य एवं प्रकाशित पुस्तकों के बारे में। निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले सरदार पटेल को स्वतंत्र रूप से पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला था, परंतु उनके लिखे पत्र, टिप्पणियां या उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों के रूप में बहुत साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रूपकारों ने प्रकाशित होता रहा है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सरदार पटेल के वे पत्र जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज का महत्व रखते हैं। 1945 से लेकर 1950 तक इन समयावधि के इन पत्रों का सर्वप्रथम दुर्गादास के संपादन में अंग्रेजी में जो नवजीवन प्रकाशन मंदिर से 10 खंडों में प्रकाशन हुआ था। इस बृहत संकलन में से चुने हुए पत्र व्यवहारों का वी शंकर के संपादन में 2 खंडों में भी प्रकाशन हुआ, जिनका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। इन संकलनों में केवल सरदार पटेल के पत्र न होकर उन संदर्भों में उन्हें लिखे गए अन्य व्यक्तियों के महत्वपूर्ण पत्र भी संकलित है। विभिन्न विषयों पर केंद्रित उनके विविध रूपेण लिखित साहित्यों को संकलित कर उनके पुस्तकें तैयार की गई। उनके उपलब्ध साहित्य का विवरण इस प्रकार है। हिंदी में सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार 1945 से लेकर 1950 तक, वो 2 खंडों में, संपादक वी शंकर, प्रथम संस्करण 1976 में, जो नवजीवन प्रकाश मंदिर अहमदाबाद किया गया। दूसरा सरदार श्री के विशिष्ट और अनोखे पत्र 1918 से लेकर 1950 तक, 2 खंडों में, संपादक गणेश मा नांदुरकर, प्रथम संस्करण 1981 में, वितरक नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद। तीसरा भारत विभाजन, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली। चौथा गांधी नेहरू सुभाष। पांचवा आर्थिक एवं विदेश नीति। छठवां मुसलमानों और शरणार्थी। सातवां कश्मीर और हैदराबाद। अंग्रेजी में जो लिखे गए उनका नाम है, पहला सरदार पटेल्स करस्पॉन्डेंस 1945 से 1950 इन 10 वॉल्यूम्स एडिटेड बाय दुर्गादास, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस अहमदाबाद। सेकंड वन द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 15 वॉल्यूम्स established by Dr. P.N. Chopra and Prabha Chopra, कोनार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। पटेल जी का जो सम्मान किया गया था, पहला अहमदाबाद में हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया। दूसरा गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय। तीसरा 1991 में मरणोत्तर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्थान जहाँ पे उनका नाम दिया गया या जो स्मारक है जहाँ पे उनको नाम दिया गया, पहला सरदार पटेल स्मारक ट्रस्ट, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक अहमदाबाद, तीसरा सरदार सरोवर बांध गुजरात, बाद में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस संग्रहालय कोल्लम, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाद में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान सूरत और सरदार पटेल प्रौद्योगिक संस्थान वसाड़, बाद में सरदार पटेल प्रौद्योगिक संस्थान मुंबई, बाद में सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई, बाद में सरदार पटेल विद्यालय न्यू दिल्ली, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कटरा गुलाब सिंह में, बाद में सरदार पटेल स्टेडियम, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, बाद में वल्लभ भाई पटेल विश्व संस्थान। उनके लिए जो अभी नया
स्मारक बनाया गया है उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसकी ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर 182 मीटर, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग दुगनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137 जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक नई स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लोह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। अंत में उसका नाम एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया है, जो केवाड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। जो बाहर कड़िया है उसमें पहला है एकता की ब्रह्म मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा पटेल ने कैसे किया रियासतों का एक करने का करिश्मा प्रभा साक्षी, तीसरा गांधी जी ने नेहरू को ही देश का नेतृत्व क्यों सौंपा, चौथा देसी रियासतों को भारत में मिलाने वाला लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन।